आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को देखा था कि हम बिहेवियरल मॉडलिंग इसके ज़रिए से किस तरह से कर सकते हैं, और उसके जो है मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि स्टेट है, स्टेट ट्रांजिशन है, इवेंट है, एक्शन है। इनको इस्तेमाल करते हुए हम बिहेवियर को किस तरह से एग्जिबिट करते हैं। हमने इसके लिहाज से दो एग्जांपल्स भी की थी। एक फोटोस्टेट मशीन की एग्जांपल करवाई गई, और उसके बाद फिर पोजीशन बिलिंग सिस्टम की हमने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को डिस्कस किया। अब जिस तरह से हमने डीएफडी को देखा था कि उसके साथ हम डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते हैं, इसी तरीके के साथ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की भी हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते हैं। जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की डॉक्यूमेंटेशन होती है दैट इज़ नोन एज कंट्रोल स्पेसिफिकेशन। इसको हम कंट्रोल स्पेसिफिकेशन कहते हैं। अगेन इसके अंदर असूल वही होता है कि जो चीज़ डायग्राम में आपको नज़र आ रही है उसको एक स्ट्रक्चर की शक्ल के अंदर, एक सिस्टमेटिक वे के अंदर, टेक्सचुअल फॉर्मेट के अंदर हम उसको दिखा देते हैं, तो वही उसकी स्पेसिफिकेशन बन जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हम बनाते हैं उसको उसकी एक ख़ास शक्ल के अंदर उसको अगर हम मेंटेन कर लें, उसके सारी की सारी डिटेल्स को, तो वही चीज़ हमारे सामने उसकी कंट्रोल स्पेसिफिकेशन बन जाती है। आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है जी कंट्रोल स्पेसिफिकेशन की पीडीएफ फाइल? ज़रा रिस्पॉन्स दीजिएगा। यस सर, ऑडियो। तो इसके अंदर हम आप देखें कि ये साथ हमारे पास राइट साइड के ऊपर डायग्राम नज़र आ रही है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की, और इसकी पार्शियल कंट्रोल स्पेसिफिकेशन लेफ्ट साइड के ऊपर नज़र आ रही है। फॉर्मेट कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक फॉर्मेट आपके सामने रखा गया है कि इसके अंदर हम सबसे पहले सिस्टम का नाम लिखते हैं, पोजीशन बिलिंग सिस्टम, उसके बाद हम एक टेबल बना लेते हैं। असल में इसमें चार चीज़ें हमने बतानी होती हैं हर स्टेट के लिहाज से। इसके अंदर जो डाटा मेंटेन हम करते हैं वो स्टेट के लिहाज से मेंटेन करते हैं। हर स्टेट की एक सोर्स स्टेट होती है जहाँ से उस स्टेट के ऊपर आती है, एक पहले ये चीज़ मेंटेन करनी होती है। फिर उस स्टेट से के लिहाज से उसका एक इवेंट होगा, उसी के लिहाज से उसके एक्शन हो सकते हैं और लाजमी होते हैं, तो एक्शंस होंगे, और उसके बाद उसकी डेस्टिनेशन स्टेट है कि वो स्टेट से आप किस डेस्टिनेशन स्टेट के ऊपर जाते हैं। तो ये चार चीज़ें जो हैं वो मेंटेन करनी हर स्टेट की ज़रूरी होती हैं। आगे देखें कि हमारे पास सबसे पहले स्टेट आ रही है स्टार्ट की, ये वाली स्टार्ट की स्टेट है। तो स्टार्ट की स्टेट के पहले ज़रा देखेंगे इसकी सोर्स स्टेट कोई भी नहीं है, क्योंकि ये पहली स्टेट है तो इसकी सोर्स स्टेट कोई नहीं होगी। उसके बाद इवेंट इसका क्या है, जो यहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन ये ऑटोमेटिकली तौर पे बाय डिफ़ॉल्ट होता है स्टार्ट के लिए कि स्टार्ट इज़ इन्वोक, उसको उसके लिए कॉल भेज दी जाती है। एक्शन क्या है, उसके स्टार्ट के प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया जाता है, इन्वोक कर दिया जाता है। और डेस्टिनेशन स्टेट क्या है, पहले उसके पास ये वाली स्टेट आ रही है इंसर्टिंग इंश्योरेंस डिटेल्स। क्योंकि स्टार्ट से आगे तीन स्टेट्स जा रही हैं, तो स्टार्ट के लिहाज से तीन आगे डेस्टिनेशन स्टेट्स जो हैं वो मेंटेन कर दी गई हैं। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टार्ट के लिहाज से सेम रहती है। आगे चले मजीद आपको बेहतर से शक्ल में ये चीज़ समझ आएगी कि आगे हम स्टेट ले रहे हैं इंसर्टिंग इंश्योरेंस डिटेल्स। ये वाली स्टेट जो है, जो लेफ्ट साइड पे पहली स्टेट आ रही है इंसर्टिंग इंश्योरेंस डिटेल्स। तो इंसर्टिंग इंश्योरेंस डिटेल की सोर्स स्टेट क्या है, स्टार्ट स्टेट है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी। इसके इवेंट क्या है, जरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस डिटेल रीच्ड, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इंश्योरेंस डिटेल्स रीच्ड। एक्शन क्या है, इन्वोक टू इंसर्ट इंश्योरेंस डिटेल, तो इन्वोक टू इंसर्ट इंश्योरेंस डिटेल कर दिया गया। और इससे आगे हम कहाँ पे जा रहे हैं, हमारे पास डेस्टिनेशन स्टेट कौन सी है, दैट इज द जनरेटिंग इनवॉइसेस, तो हमने उसको जनरेटिंग इनवॉइसेस को यहाँ पे इंसर्ट करके लिख दिया। लाइकवाइज बाकी स्टेट्स भी इसी तरीके के साथ मेंटेन कर दी जाती हैं, तो हमारे पास कंट्रोल स्पेसिफिकेशन फॉर दैट डायग्राम मेंटेन हो जाती है। तो ये है जनाब कंट्रोल स्पेसिफिकेशन फॉर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। जस्ट टेक 1 to 2 मिनट, इसको ज़रा देख लें, और कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। अली इसको ज़रा पहले अपने तौर पे ज़रा थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और फिर मुझे बताएं प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्वेश्चन करें। लेकिन जिस स्टेट को आप मेंटेन कर रहे हैं वो आपकी करंट स्टेट है, तो करंट स्टेट पे आने के लिए ज़ाहिर है कोई ना कोई सोर्स स्टेट लाजमी होगी मास वाइज स्टार्ट स्टेट के।
तो इसको इस तनाजुर के अंदर लें। सर हम इसे कंट्रोल स्पेसिफिकेशन क्यों कह रहे हैं? मेहताब, आपके क्वेश्चन समझ नहीं आया, माइक ऑन करके पूछें। सर मैं इसको जो डायग्राम को हम कंट्रोल स्पेसिफिकेशन क्यों कह रहे हैं? पहले तो हम सिंपल स्पेसिफिकेशन पढ़ते थे ना, तो अभी हम कंट्रोल कर दिया। कंट्रोल मतलब देखें, जो बिहेवियर होता है ना, बिहेवियर मॉडलिंग हमने डिस्कस की लास्ट लेक्चर के अंदर। बिहेवियर के अंदर कंट्रोल चल रहा होता है कि आप कहाँ पे कौन सी चीज़ को अप्रोप्रिएट समझते हैं और वहाँ पे हमें उसको दिखाना होता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्योंकि नरेशन जो होती है या जो डिस्क्रिप्शन होती है वो कंट्रोल की शक्ल के अंदर ज़्यादा बेहतर शक्ल में एक्सप्लेन की जाती है, क्योंकि आप नरेटिव होते हैं, टेक्सचुअल फॉर्मेट के अंदर होते हैं, कंट्रोल को डिपिक्ट कर रहे होते हैं। तो बनाने वाले ने इसको, जो रिसर्चर था इसका, जो बनाने वाला था, उसने इसके लिए बेहतरीन ये चीज़ समझी कि इसको नाम कंट्रोल स्पेसिफिकेशन दिया जाए। तो नाम जो है वो जो काम कर रहा होता है ना, उसकी मर्जी होती है कि वो किस तरीके के साथ उसको समझता है और किस तरीके के साथ उसको नरेट करता है, तो उस तरह का वो नाम रखता है। इस तरीके के साथ आप किसी चीज़ को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, इस लिहाज से तो हम हर एक चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं जी, फलां की चीज़ का नाम क्या है, ये जैसे DFD है तो उसका नाम DFD क्यों है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है तो इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्यों है। तो वो असल में बनाने वाले की ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होती है कि वो जिस चीज़ को मुनासिब समझता है वो उसको एक चीज़ को नाम देता है। इसीलिए वजह से फिर मल्टीपल नाम आते हैं। कोई दूसरा काम करता है तो वो अपना नाम दे देता है, तो वो भी चल जाता है। हमने कितनी चीज़ें डिस्कस की हैं जिनके मल्टीपल नेम्स हैं। तो हमें उसको कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से चीज़ को देख लेना चाहिए और उसके लिहाज से उसको कैरी ऑन करना चाहिए। ये इसकी स्लाइड नहीं है, इसकी सिर्फ यही एक स्क्रीन थी जो आपको नज़र आ रही है, जस्ट ये एग्जाम्पल है। अब ये आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास चीज़ एक रह गई थी ERD के हवाले से, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की डॉक्यूमेंटेशन हमने डिस्कस नहीं की थी, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है दैट इज़ नोन एज डाटा डिक्शनरी। होप सो क्या आपको इसकी स्लाइड नज़र आ रही होगी? स्लाइड नज़र आ रही है डाटा डिक्शनरी की? ओके, अगेन डाटा डिक्शनरी के लिहाज से भी हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने का वही है जो अभी हम बाकी फंक्शनल मॉडलिंग में और स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम या बिहेवियर मॉडलिंग के अंदर देख के आ रहे हैं कि डायग्राम के अंदर जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है उसको हम एक फॉर्मेट के अंदर मेंटेन कर देते हैं।
जो डाटा डिक्शनरी है उसके अंदर भी इसी तरह से जो ERD के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स, डाटा एलिमेंट्स हमें नज़र आते हैं, उसको ये जो फॉर्मेट आपको नज़र आ रहा है इसके तहत हम मेंटेन कर दें तो डाटा डिक्शनरी मेंटेन हो जाती है, बन जाती है। आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिनके के अंदर जब हम डायग्राम्स बना रहे होते हैं तो डाटा डिक्शनरी ऑटोमेटिकली तौर पे साथ साथ मेंटेन हो रही होती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विजियो का एप्लीकेशन है वो मेंटेन कर लेती है। इस तरह से डेटाबेस डिज़ाइनिंग का कोई भी टूल यूज़ कर रहे हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, SQL है, इस तरह से ओरेकल है, इस तरह से कोई भी आप यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर डाटा डिक्शनरी ऑटोमेटिकली तौर पर मेंटेन हो रही होती है। मेन चीज़ क्या होती है कि उसके अंदर ये वाले हेड्स जो हैं ये लाजमी तौर पे हर डाटा एलिमेंट्स के लिहाज से मेंटेन होने चाहिए, चाहे वो एंटिटी हो, चाहे उसके एट्रीब्यूट्स हों, चाहे रिलेशनशिप्स हों, तो उनको आप इस फॉर्मेट्स के अंदर मेंटेन करते हैं। फॉर्मेट को ज़रा देख लें। सबसे पहले उसका नाम आता है, अभी हम इसकी एक एग्जांपल भी करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। इसका एक नेम होता है जो प्राइमरी नेम के तौर पे लिया जाता है। एलियस, अगर उसके प्राइमरी नेम की जगह पे कोई और नाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो वो एलियस की शक्ल के अंदर इस्तेमाल मेंटेन किए जाते हैं। कहाँ पे वो वाली डाटा एंटिटी या वो वाला एलिमेंट इस्तेमाल हो रहा है, वेयर यूज डाटा ट्रांसफॉर्म्स दैट यूज द कंपोजिट डाटा आइटम, कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, इनपुट की शक्ल में है, आउटपुट की शक्ल में है, टेम्परेरी स्टोरेज है, एटसेट्रा। जिस शक्ल में हो रहा होगा वो वहाँ पे देखा जा रहा होगा। उसकी डिस्क्रिप्शन है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए एक छोटी सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है जिससे आप फेमिलियर हैं, उसको इस्तेमाल करके उसको डिस्क्राइब कर दिया जाता है। और सबसे आखिर में फॉर्मेट होता है, तो उसका डाटा फॉर्मेट क्या होगा कि वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, उसके अंदर फिगर्स आ रही हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही हैं, अल्फा न्यूमेरिक आ रही हैं, तो वो फॉर्मेट यहाँ पे मेंटेन कर दिया जाता है, वो लिख दिया जाता है। ये है जी इसकी जो डिस्क्रिप्शन को मेंटेन करने के लिए एक छोटी सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। वही नोटेशंस हैं जो आप नॉर्मली तौर पे प्रोग्रामिंग के अंदर भी यूज़ करते हैं या आप लॉजिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे इक्वल का साइन इस्तेमाल किया जाता है, इसके मीनिंग इज कंपोज्ड ऑफ होता है, कंटेन कर रहा होता है इसके अंदर। प्लस का जो ऑपरेटर है ये एंड के लिए इस्तेमाल होता है। पाइप साइन जो है वो आइदर के लिए या और के लिए इस्तेमाल होता है। कहीं पे एन रेपिटेशंस दिखानी हो तो कर्ली ब्रैकेट्स के साथ हम एन को इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शनल डाटा को दिखाना हो तो हम स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर वो ऑप्शनल डाटा लिख देते हैं। और कमेंट्स दिखाने हो तो हम स्टेरिक सेपरेशंस के साथ कमेंट्स दिखा देते हैं। इसी की एक एग्जांपल देखें कि डाटा डिक्शनरी के अंदर अगर एक एलिमेंट को मेंटेन किया गया है, जैसे फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर है किसी एक जगह के ऊपर, तो वहाँ पे उसको डाटा डिक्शनरी का हिस्सा जब बनाया गया तो वो कुछ इस शक्ल के अंदर बना। तो उसका नाम क्या है जी? टेलीफोन नंबर, प्राइमरी जो नेम है उसका। एलियस उसके क्या है? उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस एनवायरनमेंट के अंदर उसी टेलीफोन नंबर को फ़ोन नंबर भी कहा जाता है, नंबर भी कहा जाता है, तो वो यहाँ पे मेंटेन कर दिया गया। वेयर एंड हाउ यूज को इकट्ठा मेंटेन किया जा रहा है कि जब फ़ोन नंबर को पढ़ा जाता है, रीड किया जाता है तो एज इनपुट आ रहा है, जब डिस्प्ले किया जाता है तो एज अ आउटपुट आ रहा है, अगर बाहर से कोई लॉन्ग डिस्टेंस कॉल आ रही है तो उसको एनालाइज किया जा रहा है तो वो भी एज अ इनपुट लिया जा रहा है। इसके बाद इसको डिस्क्राइब किया गया है कि टेलीफोन नंबर है क्या। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि वो जो अभी हमने लैंग्वेज नोटेशन यूज देखी हैं वो कैसे इस्तेमाल की जा रही है। वो कहते हैं जी टेलीफोन नंबर इज कंपोज्ड ऑफ, इक्वल साइन लगा हुआ है, इज कंपोज्ड ऑफ, और उसके बाद वो कहते हैं जी ये कंपोज्ड ऑफ है किस किस चीज़ के ऊपर? लोकल एक्सटेंशन हो सकती है, आगे पाइप साइन आया है तो पाइप साइन मीन और, यहाँ फिर आउटसाइड नंबर हो सकता है, और उसके बाद फिर पाइप साइन है तो फिर और जीरो हो सकता है। देखिए नोटेशंस को जरा सामने रखिए कि हमारे पास पाइप साइन क्या इस्तेमाल हो रहा है? आइदर और, तो आइदर और के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे आइदर या और के लिहाज से ये चीज़ आ गई कि इन तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ हो सकती है जिसको हम टेलीफोन नंबर कह रहे हैं। उसके बाद इसमें से आउटसाइड नंबर को एक्सप्लेन किया गया कि आउटसाइड नंबर क्या है? अगेन इज कंपोज्ड ऑफ, पहले 9 आएगा हर सूरत के अंदर, ये उनकी अपनी कंडीशन हो सकती है, प्लस उसके अंदर ऐड होगा आगे जनाब दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, सर्विस कोड हो सकता है या डोमेस्टिक नंबर हो सकता है, क्योंकि फिर अगेन और का ऑपरेटर लगा हुआ। फिर ये जो सर्विस कोड है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। ये सर्विस कोड क्या है? वो कहते हैं जी इन चार चीज़ों में से कोई एक हो सकता है। अगेन पाइप साइन यूज हुआ है और को एक्सप्लेन कर रहा है। ये डोमेस्टिक नंबर को एक्सप्लेन उन्होंने किया है जी डोमेस्टिक नंबर इज कंपोज्ड ऑफ, आगे देखिए ये जीरो और उसके साथ स्मॉल ब्रैकेट्स आ रही हैं, तो स्मॉल ब्रैकेट से ऑप्शनल डाटा, स्मॉल ब्रैकेट्स ऑप्शनल डाटा को रिप्रेजेंट करता है कि ये हो भी सकता है जीरो शुरू में और नहीं भी हो सकता। फिर एरिया कोड उसके साथ ऐड होगा और फिर अगेन ये ऑप्शनल है, ये सारा का सारा जीरो और एरिया कोड भी ऑप्शनल है।
क्योंकि लोकल नंबर के साथ ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती, तो प्लस लोकल नंबर आ जाता है। तो डोमेस्टिक नंबर को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। एरिया कोड को उन्होंने इसके जरिए से, कमेंट्स के जरिए से एक्सप्लेन कर दिया कि ये 3 न्यूमेरल डेजिग्नेटर होगा, यानी कि 3 न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ एक एरिया कोड को एक्सप्लेन कर दिया जाए। और आखिर में फॉर्मेट आ जाता है जी, तो उन्होंने कहा जी ये अल्फा न्यूमेरिक डाटा होगा, टेलीफोन नंबर, तो इसका ये फॉर्मेट मेंटेन किया जाए। तो इस तरीके के साथ जनाब ये सारे डाटा एलिमेंट्स जो हैं वो मेंटेन कर लिए जाते हैं और उसके जरिए से फिर डाटा डिक्शनरी मेंटेन होगा। तो ये थी जनाब डाटा डिक्शनरी। तो भी देख लेंगे जरा, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। यहाँ पे जाके डाटा डिक्शनरी के टॉपिक के साथ ही जो हमारे सामने एनालिसिस मॉडल था वो कंप्लीट होता है। हमने तीनों मॉडलिंग जो है वो कंप्लीट कर ली हैं, डाटा मॉडलिंग, फंक्शनल मॉडलिंग और बिहेवियर मॉडलिंग। तो जब ये तीनों मॉडलिंग कंप्लीट हो जाती हैं तो एट द एंड जाके हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, जो पहले भी हमने पार्शली डिस्कस किया था। उसका नाम होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS। क्योंकि हमारे सामने तीनों चीज़ें बड़ी वाज़े तौर पे आ चुकी होती हैं कि डाटा कैसा है हमारे सिस्टम में, उनके अंदर फंक्शंस कैसे हो रहे हैं और बिहेव किस तरह से सिस्टम करता है। तो इन सारों को सामने रख के फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बड़ी आसानी के साथ ड्राइव हो सकती हैं। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट होता है दैट नरेट्स द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके के साथ बड़ी आसान और प्रिसाइज और टू द पॉइंट लैंग्वेज के अंदर लिख दिया जाता है। और लिखने के बाद उसके ऊपर सिग्नेचर्स होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के हेड के और कस्टमर के। तो वो SRS अब बेस बन जाएगी फॉर दी फर्दर फ्यूचर प्रोसीडिंग्स। तो उनके ज़रिए से अब सारा का सारा डिज़ाइन जो है वो बनाया जाएगा। तो SRS जो है वो एक फाइनल आउटपुट होती है एनालिसिस की, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर बाकी काम किया जाएगा और करंट सिस्टम को, करंट काम को कंसोलिडेट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे जाके जनाब एनालिसिस जो है वो कंप्लीट हो जाता है।